नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। दर्शकों, मैं राजनीति पर बात करता हूँ। प्रारब्ध के इस मंच पर जियोपॉलिटिक्स पर बात करता हूँ। प्रारब्ध के इस मंच पर कला और संस्कृति की बात करता हूँ, जबकि मेरी आत्मा खुद बसती है कला और संस्कृति पर। ऐसे में होता क्या है, आपको अध्यापकों की आवश्यकता होती है, गुरुओं की आवश्यकता होती है, टीचर्स की आवश्यकता होती है। और जब प्रारब्ध के इस मंच पर हम जियोपॉलिटिक्स यानी विश्व राजनीति पर बात करते हैं, तो हमारे प्रारब्ध का यह प्रारब्ध है कि हमारे पास हरिमोहन जी जैसे एक ऐसे विशिष्ट वक्ता हैं जो हमें हमेशा जियोपॉलिटिक्स पर प्रारब्ध के इस मंच को समृद्ध करते हैं। आइए सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं हरिमोहन जी का। हरिमोहन भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, जय श्री राम। भैया, थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम सबसे पहले तो, और थैंक यू वेरी मच, आपने इतना अच्छा मेरा एक इंट्रोडक्शन दिया, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इतना तो खैर लायक नहीं हूँ, लेकिन हाँ, कोशिश जरूर कर सकता हूँ कि कुछ अच्छा करें, और आपके आशीर्वाद से उम्मीद है कि कुछ अच्छा हो रहा है। जी भैया। बिल्कुल। और दर्शकों, एक चीज बताऊं आपको कि जब आपको अच्छा ज्ञान लेना हो तो आप एक अच्छा विद्यार्थी बन जाइए, और विद्यार्थी उसके बनिए जिसकी तैयारी उस विषय पर हो। और इसके धनी हैं हरिमोहन जी। अब आपने देखा होगा साहब, हमारा मालदीव के साथ कुछ लफड़ा चल रहा था। प्रधानमंत्री मोदी बीच पे गए, फोटो खिंचाए और मालदीव को, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इधर 2-3 दिन से एक खबर आई है जिसको लेके बहुत सारे हमारे दर्शक भारत में बैठ के इस बात से चिंतित हैं कि मालदीव फिर क्यों आंखें दिखा रहा है। अरे साहब, जो मालदीव आईएमएफ के पास चला गया था, लगभग कंगाल होने की खबर आ गई थी। ये सब एक जोश होता है, लेकिन जो पॉलिटिक्स ऐसे चलती नहीं है। मालदीव के पीछे चीन है, चीन का ड्रैगन है, और उस सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा दर्शकों। तो आइए केवल अपना सवाल लेके मैं हरिमोहन जी के पास चलता हूं। हरिमोहन जी, इस पूरे मामले में चीन की हैसियत और औकात आज के समय में क्या है? मालदीव तो एक बहाना है। दरअसल चीनी ड्रैगन की असलियत जानना, ये हमारा निशाना है प्रारब्ध के इस मंच पर। मंच आपका है। भैया, सबसे पहले तो शुक्रिया, इतने बढ़िया टॉपिक के ऊपर आपने बुलाया। अच्छा, मैं इस चीज को इस तरीके से एक एग्जांपल हमारे उससे मतलब ग्रंथों से देना चाहूंगा। याद कीजिए, मतलब हमारा एक महाभारत में एक पात्र है दुर्योधन। दुर्योधन जानता है कि सामने भगवान कृष्ण है। दुर्योधन जानता है कि पांडवों के सर पे भगवान कृष्ण का हाथ है। फिर भी वो शकुनी मामा और अपने चापलूसों के इन्फ्लुएंस में रह के भगवान से भी भिड़ जाता है। और वो इसलिए भिड़ जाता है क्योंकि उसका एक नेचर होता है अंदर से जलन का, और बहुत सारी उसकी मजबूरियां होती हैं कि वो जानता है कि उसकी एग्जिस्टेंस ही कई मामलों में किसी से भिड़ के है। मुइज़ू जो इस समय पर मालदीव्स में है, वो ये जानता है कि इंडिया से लड़के, इंडिया से भिड़ के बहुत ज्यादा आगे तक नहीं जा पाएगा। लेकिन वो भिड़ रहा है क्योंकि उसके पीछे एक शकुनी नाम का व्यक्ति खड़ा हुआ है, जिसका अपना उद्देश्य है। शकुनी का पूरी महाभारत में अपना उद्देश्य ये था कि शकुनी के बाप को और शकुनी के लगभग 99 या 100 भाइयों को कौरवों की फौज ने, मतलब कौरवों की जेल के अंदर दम तोड़ा था। और शकुनी के बाप की हड्डियां ही थी जो आगे चल के पासा बनी थी। और या तो यूं कहें कि वो हड्डियां ही सारा खेल खेल रही थी, या शकुनी सारा खेल खेल रहा था और अपने एक दुश्मनी निकाल रहा था, अपना एक घाट निकाल रहा था कौरवों के साथ, पांडवों के साथ। ईंट से ईंट बजा दी थी। इसलिए गांधारी ने या तो भगवान कृष्ण को शाप दिया था या शकुनी को शाप दिया था, और शकुनी को भगवान कृष्ण से कहीं ज्यादा बुरा शाप दिया था। लगभग भगवान कृष्ण को तो कहा था जैसे मेरे वंश का अंत हुआ वैसे तुम्हारे वंश का अंत हो, लेकिन शकुनी को तो ये शाप दिया था कि युगों युगों तक तेरा वंश ऐसे ही जलेगा और हड्डियां उनकी ऐसे ही गलेगी। अफगानिस्तान कंधार हम देख सकते हैं, कभी शांत नहीं रहा। ब्लड शेड, ब्लड बाथ आज तक चलता है।
वो शाप शकुनी को ही क्यों मिला? और भगवान कृष्ण को तो खैर एक अब सही का भी गलत तरीके से मिला। मां की ममता ने शाप दिया भगवान कृष्ण को, लेकिन कलपती हुई आत्मा ने शाप दिया शकुनी को। चाइना इस टाइम पर ये शकुनी बना बैठा है, और शकुनी की एक आदत थी, वो हर चीज को सही और सही तरीके से प्रेजेंट कर रहा था, और किसी की भी बुद्धि को इस बुरी तरीके से हर लेता था कि कुछ कहने की हद नहीं। दुर्योधन के साथ और धृतराष्ट्र के साथ लगभग ऐसा ही था। यहां तक कि कर्ण को सद्बुद्धि आती भी थी, लेकिन दुर्योधन को कंट्रोल करके वो कर्ण को भी कंट्रोल कर लेता था। यही चाइना का हाल है। चाइना भैया शकुनी का वाला हाल है इस समय पर चाइना का, कि अगर आप देखेंगे अंदर से कलप रहा है, जल रहा है। क्यों? अगर आप 2020 मतलब जब से ट्रंप आया था ना, 2017 जनवरी 2017 में ट्रंप ने ऑफिस ज्वाइन किया था, तब से चाइना के बुरे दिन शुरू हो गए। ट्रंप भले ही बड़बोला था, कुछ भी था, अगर आप देखें तो ट्रंप सिर्फ एक चीज जानता था कि मैं इस चाइना के पीछे पड़ूंगा, इसने मेरे सारे बिजनेस को खा लिया, मेरे कंट्री के अमेरिका के सारे बिजनेस को खा लिया, मैं इसे ऐसा छोड़ूंगा नहीं, इसकी ऐसी तैसी। ट्रंप हाथ धो के पीछे पड़ा था, और पहली बार चाइना के इकोनॉमिक क्राइसिस, इकोनॉमिक स्ट्रेस शुरू हुआ था। चाहे वो हुआवे हुई, चाहे वो जेडटीसी हुई, चाहे वो दुनिया के अंदर चाइना की इमेज हुई, आप माने या ना माने, पूरी दुनिया में चाइना की इमेज तो खराब हुई थी। और 2020 में जिस तरीके से कोरोना आया और ट्रंप ने उसे चाइनीज वायरस कह के खुलकर पुकारा, वो साफ तौर पर दिखाता है कि ट्रंप चीन के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ था, और वहीं से चीन का पतन भी शुरू होता हुआ नजर आता है। कोरोना के अंदर चाइना ने एरोगेंस दिखाई, एरोगेंस दिखा के इस हद तक एरोगेंस दिखाई कि कुछ कहने की हद नहीं। जीरो कोविड पॉलिसी अपनाई, जीरो कोविड के अंदर उसने सारे के सारी फैक्ट्रियां बंद रखी, कॉलोनीज बंद रखी, लोगों को बंद रखा, रोटी नहीं मिल रही, डंडे के जोर पे पूरे के पूरे चाइना को कंट्रोल किए रखा। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि देखो, बदनीयती कहीं ना कहीं तो पे करेगी। मतलब कर्मा जो है वो, कर्म जो है वो लौट के आता है। चीन ने अपनी बदनीयती के साथ उसके पास जो पैसा इकट्ठा हुआ, $3 ट्रिलियन का रिजर्व्ड अमाउंट कैश, मतलब फॉरेन एक्सचेंज, उसने उससे सारे का सारा अलग अलग लेवल पर इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया, अलग अलग कंट्रीज में, बीआरआई के धोखे में। मतलब दुनिया को यह बताया कि मैं यहां पर आपके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करूंगा, लेकिन प्लानिंग इतनी गहरी थी कि अमेरिका को भी 2013 से इस स्ट्रक्चर को समझते समझते 2022-23 आ गया, उन्हें अब तक समझ में नहीं आया कि चाइना ने कौन सा व्यूह रचा कि कोई भी कंट्री इसके चंगुल में फंसा है, उसे बड़ी मुश्किल से उसे बाहर निकाल पाना बड़ा मुश्किल है। हाँ, चाइना ने व्यूह रचा। आज भी अगर आप देखेंगे लगभग $400 बिलियन, बिलियन कह रहा हूं भैया, बिलियन, $400 बिलियन, 400 अरब डॉलर लगभग हम मान सकते हैं। $400 बिलियन ऐसा अमाउंट है जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई लिखा पढ़ी नहीं है। वो कर्जा तो दिया है, किन टर्म्स कंडीशंस पर दिया है ये नहीं पता, लेकिन कर्म लौट के आते हैं। तो भैया वो जो $3 ट्रिलियन था, वो था क्या? वो बैंकों के अंदर पड़ा हुआ लोगों की जमा पूंजी थी। वो कहीं ना कहीं जो लोगों ने पेट काट काट के अपना पैसा इकट्ठा कर रखा था वो था। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था, बहुत सारी चीजें थी। कंपनियों को लोन दिया जा रहा था, लोन इतना तगड़े तरीके से था कि उसकी साइकिल जो है वो तेजी से चली जा रही थी, और लोन पे लोन, लोन पे लोन, लोन पे लोन, बैड डेट कितना है ये किसी को परवाह नहीं थी, बस बनाए जाओ। और चाइना की एक पॉलिसी रही कि जब भी कर काम किया उसने डंडे की जोर पे और बहुत स्ट्रिक्टली किया। वन चाइल्ड पॉलिसी उसी का नतीजा थी, बिना ये सोचे समझे कि भाई जब ये पॉलिसी जो पॉपुलेशन है कम होने लगेगी तो क्या करोगे। आज वही हाल है, चाइना की पॉपुलेशन कम है, डिमांड रिड्यूस होती जा रही है, जो उनकी जो लेबर कॉस्ट है वो लगातार बढ़ती जा रही है, इनपुट कॉस्ट बढ़ती जा रही है। रईसी कसर चाइना ने अमेरिका से पंगा लेके पूरी कर दी, अमेरिका को चैलेंज करके पूरी कर दी। जो काम उसने 2050 में करना था वो 2016-17 में करना शुरू कर दिया। नतीजा उसका ये है कि आज के दिन उसको ये अमेरिका के साथ मिलिट्री कंपटीशन भारी पड़ रहा है। और इस बार की लड़ाई कहीं ना कहीं ऐसी नजर नहीं आ रही जिसके अंदर एक दूसरे पर बंदूकें चला रहे हैं, गोली चला रहे हैं, या कोल्ड वॉर लड़ा जा रहा है। नहीं, ये कोल्ड वॉर से डिफरेंट इसलिए है क्योंकि ओपनली एक
क्लियरली एक इकोनॉमिक वॉर है जिसमें सभी सुपर पावर्स सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी के लिए लड़ रही हैं और एक दूसरे की इकोनॉमी को खत्म करने के लिए लड़ रही हैं। तो ये जो इकोनॉमिक वॉर हो रहा है इसमें चाइना को नुकसान इतना हो चुका है। अमेरिका तो नो डाउट, अमेरिका भैया, अमेरिका जैसा लुटेरा देश मेरे को आज तक नहीं दिखाई दिया। आप ये देखिए उसने क्या किया, उसने कहा कि दुनिया के अंदर एक करेंसी चलेगी और वो मेरी होगी। मैं तुम्हें मतलब $1 का एक नोट छाप के दूंगा और उसकी गारंटी $100 होगी। और जब मेरा मन करेगा तो मेरे हिसाब से नहीं चलेगा, तेरे चाहे $600 बिलियन हो, चाहे $3 ट्रिलियन हो, मैं तुझे $1 वापस नहीं करूंगा, चाहे तू कुछ कर ले। मतलब मेरे छापे हुए डॉलर तेरे पास होंगे और वो तेरे पास भी नहीं होंगे, वो मेरे बैंक में होंगे। और जिस दिन तूने फालतू चू चबड़ बोली कि तेरे सारे डॉलर सीज कर लूंगा। रशिया के साथ यही किया अमेरिका ने। तो चाइना कौन सा कम है, चाइना के साथ भी ऐसे ही किया भैया। चाइना 17 नवंबर को शी जिनपिंग, 15 नवंबर को शी जिनपिंग अमेरिका गया था और 15 नवंबर को जब वो अमेरिका गया तो वहां पर शी जिनपिंग ने बाइडेन से एक ऑफर रखा था कि मेरा $1.8 ट्रिलियन तुम्हारे पास गिरवी है, मतलब तुम्हारे पास जमा है, तुम मुझे $800 बिलियन का लोन दे दो। तो जहां तक खबर है वो ये कह रहा है, अमेरिका ने कहा कि देख भाई तेरे को लोन तो नहीं मिलेगा, तूने अगर मेरी कंपनियों के साथ कुछ गड़बड़ करी, घोटाला किया, कुछ भी किया तो तेरा $1.8 ट्रिलियन छीन कर अपनी कंपनियों को दे दूंगा ताकि उनका घाटा पूरा हो जाए, तुझे नहीं दूंगा। यह अमेरिका है, अपने कागज के टुकड़ों को दे के दावा करता है कि डॉलर चलेगा और जब मर्जी उन कागज के टुकड़ों को वापस करके रख लेता और कहता मैं नहीं दे रहा, जा जो उखाड़ना है उखाड़ दे। इससे चाइना की इकोनॉमी का एक बुरा हाल वैसे भी हुआ, लेकिन इससे बड़ा हाल ये बुरा हुआ कि जो चाइना ने ओवर तरक्की करी ना भैया 40 साल लगातार, तो 40 साल के अंदर लगभग 2 पीढ़ियों ने अपना जो कुछ भी बचाया वो यदि बैंक में पड़ा रहता तो चाइना के अंदर उस बैंक के अंदर पैसे की तो कोई वैल्यू है नहीं। चाइना के लोगों, गवर्नमेंट ने लोगों को दबाव डाला कि तुम अब फ्लैट्स खरीदो, घर खरीदो, ये खरीदो, वो खरीदो, जानबूझकर दबाव डाला ताकि वो खर्चा हो और इकोनॉमी में पैसा आए। लोगों ने फिर भी अपनी सेविंग, मिडिल क्लास की भैया सेविंग यही तो होती है, एक फ्लैट बना लिया, उसका रेंट आ जाएगा, एक में मैं रह दो घर बनाएगा, एक में रह लेगा, एक का रेंट आ जाएगा, अपनी जीवन काट लेगा। एक मिडिल क्लास इससे ज्यादा नहीं सोच पाता कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मेरा रेंट, बाकी तो वो कभी कौन सी किस्तें भर रहा है, कभी वैक्सीन लगा रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है और उसका जीवन इसी में कट जाता है। चाइनीज मिडिल क्लास ने भी यही किया। आज हालात क्या है चाइनीज मिडिल क्लास के, उसे अभी डिस्कस करते हैं। चाइनीज मिडिल क्लास ने पैसा डाला रियल एस्टेट में। रियल एस्टेट का जो एवरग्रांडे है वो डूब गया भैया। 3.5 लाख के करीब फ्लैट्स जो है दिल्ली से मना कर दिया कि मैं नहीं दे सकता। चलो उसके बाद आपके चाइना के जितने बैंक थे उन सारे बैंक जिनके अंदर एफडी से लेकर अलग अलग तरीके से चाइना के मिडिल क्लास की एक सेविंग बैंक में भी होती है। बिजनेसमैन कभी पैसा बैंक में नहीं रखता। मेरे जितने बिजनेसमैन फ्रेंड्स हैं, इवन रिश्तेदार है, वो तो साफ कहते हैं बैंक में पैसा रखने से कम हो जाता है, और साफ कहते हैं कम हो जाता है। बैंक का पैसा मेरे पास हो, मेरा पैसा बैंक के पास क्यों हो। बड़े मजाक में हमारे रिलेटिव कहते हैं, वो बड़े तरीके से कहते हैं किसी का पैसा मेरे पास हो मेरे को अच्छा लगेगा, मेरा पैसा किसी के पास हो मेरे को अच्छा नहीं लगेगा। डुबोऊंगा तो मैं डुबोऊंगा ना, दुख मुझे थोड़ा होगा, लेकिन वो खा के बैठ गया और वो मेरे पैसे को ड्राइव कर रहा है तो वो दुख उसको होगा, मेरे को होगा, मैं तो उस चीज को बर्दाश्त करूंगा नहीं। बड़े मजाक में वो कहते हैं कि भैया मेरा पैसा मेरे पास और तेरा पैसा भी अगर मेरे पास है मुझे कोई समस्या नहीं है, और तुझे अगर समस्या नहीं है तो वो तू जाने। वो एक बड़े सिंपल उसमें कहते हैं, और ये बैंक का रियलिटी है। बैंकों ने क्या किया, वो जो पैसा लिया वो उठा के श्रीलंका, मालदीव्स, ऐसे जगहों पे इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया जहां से रिटर्न्स के कोई चांसेस थे ही नहीं। जब उनको रिटर्न्स के चांसेस नहीं थे या डूब गए वो पैसे, अब प्रॉब्लम तो यही है ना कि क्या नाम है, श्रीलंका को अप्रोक्सीमेट $13 बिलियन दे रखा, डूब गया। मालदीव्स को अप्रोक्सीमेट 13-14 बिलियन, मतलब 3-4 या 6 बिलियन डॉलर दे रखा, डूब गया। पाकिस्तान को $72 बिलियन सीपैक में लगाया, डूब गया। अब भैया एक बात बताओ, एक मतलब ऐसा करके चाइना का $1.8 ट्रिलियन के या $1.9 ट्रिलियन के आसपास पैसा डूब गया। अब वो पैसा चाइनीज गवर्नमेंट ने नहीं, वो डॉलर जो थे वो चाइनीज बैंकों से निकले हुए थे, बैंकों के अंदर जो डिपॉजिट था वो डाल दिया। अब बैंकों का एनपीए बढ़ने लग गया। अब एनपीए बढ़ा है, नॉन पेइंग एसेट्स जो है वो बढ़े हैं, तो बैंक रिटर्न कैसे करेंगे।
ना तो बैंक रिटर्न कर रहे, एवरग्रांडे जो फ्लैट बना रहे थे वो भाग गई, और रही सही कसर, अच्छा यहां समस्या क्या थी, जो फ्लैट मान लिया आज बनाया तो लोन पे लिया, आज बनाने का, आज फ्लैट पास किया और लोन पे लिया, लोन की किस्तें चालू हो गई, एवरग्रांडे भाग गई। अब जो कस्टमर है वो कह रहा है मेरा फ्लैट दो तभी तो मैं लोन दूंगा, वो कह रहा है भाई लोन तो तेरे को देना पड़ेगा, फ्लैट मिले ना मिले वो तू जाने। अब यही तो पंगा चल रहा है। नतीजा उसका क्या, लोगों ने किस्तें देनी बंद कर दी, एक पैनिक क्रिएट हुआ, नतीजा ये पूरे के पूरे बैंक कोलैप्स। रियल एस्टेट जहां सबसे ज्यादा इंप्लॉयमेंट जनरेट होता है और किसी भी डेवलपिंग कंट्री का और डेवलपिंग मिडिल क्लास का बैरोमीटर होता है, वो कोलैप्स कर गया। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वैसे मामले खराब हो रखे हैं, रही सही कसर जो बैंक है वो डूब गए। बैंक किसी भी इकोनॉमी का हार्ट होता है, जब वो डूबने लग जाए तो समझ लो कंपनी को या तो शॉक आने लग गए हैं या हार्ट अटैक आने शुरू हो चुके हैं, शुरू हो गए। अब प्रॉब्लम क्या आई है, प्रॉब्लम यही आई है, आप दुनिया से लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, दुनिया तुम्हारी दुश्मन बनी बैठी हुई है, पैसे आपके खत्म हो चुके हैं, घाटे इतने ज्यादा हैं कुछ कहने की हद नहीं, घर में एक दूसरे के सर फोड़ने की नौबत आ चुकी है। अच्छा, डेमोक्रेसी की खास बात ये होती है कि डेमोक्रेसी में दो पार्टियां होती है, कई पार्टियां होती है, एक से नाराजगी है दूसरी को ले आए, दूसरी से नाराजगी है तीसरी को ले आए, लड़ते झगड़ते रहते हैं। जैसे हम थोड़े टाइम पहले अगर देखें तो कांग्रेस से हमें नाराजगी हुई, हम बीजेपी को ले आए, और हम भारतवासी हम जानते हैं जिस दिन बीजेपी से नाराजगी होगी हम मोदी के एडवांस वर्जन को ले आएंगे, हमें तो मोदी चाहिए या मोदी का एडवांस वर्जन चाहिए, वो अगर किसी दूसरी पार्टी में दिखेगा हम उसको वोट दे देंगे। हम हमारे घर से क्या जाता है, अगर वो बीजेपी में तमिलनाडु से उठ के आ रहा होता तो हम उसको भी वोट दे देंगे, हमें सिर्फ अच्छा आदमी चाहिए, साफ बात है। डेमोक्रेसी की खूबसूरती होती है। वन पार्टी रूल के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये है कि आपके पास ना तो कोई दूसरा सिस्टम है, ना अल्टरनेट आइडियोलॉजी है, ना कोई दूसरा ऑप्शन है, जो वो पार्टी कहेगी वही होगा। यहां डर लग रहा है कि इस चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने जो सोने का पिंजरा बनाया था, वो जो सोने का पिंजरा बनाया था ना भैया, उसके अंदर लोगों को कैद करा था। अब प्रॉब्लम ये है, उस सोने के पिंजरे में कैद करके उन लोगों को रखा, उन लोगों को खुशी का वादा दिया कि ये सोने का पिंजरा तुम्हारी रक्षा करेगा, बस तुम इसके अंदर रहना, इससे बाहर जाओगे तो दुनिया तुम्हें खा जाएगी, लेकिन तुम्हें इसके अंदर सारी सहूलियत देंगे, ये हमारा वादा। यही हुआ। जब तक वो इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़िया था, 10-15% के बीच में था, लोग खुश थे, अंधाधुंध पैसा कमा रहे थे, बच्चे पैदा कर नहीं रहे थे। नतीजा उसका यह हुआ कि भैया एक टाइम ऐसा आया कि सब कुछ डूबने लग गया, और आज हालात ये है कि उस सोने के पिंजरे के अंदर जो खुशी देने का वादा था वो नहीं है, वो पूरा नहीं हो पा रहा। लोगों की नौकरी जा रही है। अभी मैं थोड़े दिन पहले पढ़ रहा था, लोगों के पास रेस्टोरेंट में जाकर खाने के पैसे नहीं है। भैया जेब भरी हुई होती है, अरे चल यार आज रेस्टोरेंट से मंगा लेते हैं, अच्छा चल रेस्टोरेंट से खा लेते हैं। छोटी छोटी चीजें इंप्रूव होनी शुरू हो जाती है। जैसे वहां आज मैं जैसे भाई साहब से बात कर रहा था, हमारे एक हैं सुमित जैन जी, उनसे बात कर रहा था, तो वो बताते गए यार चाइना में पियानो मिलने बंद हो गए, पियानो बिकने बंद हो गए। जब आपकी एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर एक्टिविटीज के इंस्ट्रूमेंट्स बिकने बंद हो जाएं तो इसका मतलब लोग अब कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं, रेस्टोरेंट में जाना बंद कर चुके हैं, इसका मतलब कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं। सब्जियां तक खरीदनी अगर कम हो चुकी हैं तो इसका मतलब कॉस्ट कटिंग हो रही है। अब लोग हैंड टू माउथ सर्वाइव वाली सिचुएशन में आ चुके हैं। ये चीज चाइना जैसी कंट्री के लिए डिजास्टर्स है। ये चीज पाकिस्तान में पॉसिबल है, पाकिस्तान झेल गया क्योंकि उनके अंदर गुस्से को निकालने के लिए एक सूडो पॉलिटिकल सिस्टम है, लेकिन है इंडिया के अंदर 92, 91, 92 के अंदर, मैं तो खैर बहुत ही बच्चा था, आप थोड़ा सा होश में होंगे, मतलब जो भी एक उम्र रही होगी, तो उसमें आपको भी याद होगा भैया टर्मोइल था और डर था कि कहीं भारत टूट ना जाए, लेकिन पॉलिटिकल सिस्टम था और पॉलिटिकल सिस्टम में बहुत सारी आइडियोलॉजीज थी, उन्होंने डूबने नहीं दिया, वो सारी इकट्ठी होकर खड़ी हो गई और आज भारत जो है एक मजबूत राष्ट्र बन के उभरा है। सिंगल पार्टी सिस्टम में वो जो प्रेशर अंदर उबल रहा होता है ना, वो रिवॉल्यूशन की फॉर्म में इसलिए आता है, चाहे वो रशिया के अंदर 89-90 के अंदर हुआ, चाहे वो चाइना इस समय पर उबल रहा है। क्यों? हालांकि चाइना में टेंशन है, कितना ये कामयाब हो पाएगा मुझे नहीं पता, लेकिन टेंशन है। क्यों? क्योंकि यहां अल्टरनेट सिस्टम, अल्टरनेट आइडियोलॉजी, अल्टरनेट लीडरशिप नहीं है। इसलिए अगर चाइना फेल होता है तो उस फेल्योर का सारा ठीकरा जो है वो सिर्फ और सिर्फ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी पर फिर फूटेगा, और जब वो ठीकरा सिर्फ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी पर फूटेगा तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की एक खास बात है, चाइनीज आर्मी।
People's Liberation Army is not loyal to China, but is loyal to, or you can say, armed wing of Chinese Communist Party. तो वो कम्युनिस्ट खड़ी पार्टी, होगी भैया जब एग्जैक्टली, फोर्स और कॉमन मासेस में लड़ाई होती है, कॉमन मासेस जीतते हैं। बिल्कुल फोर्स कितनी भी क्यों बिल्कुल। ना हुई, कॉमन मासेस जीतते हैं। और ऐसे में, और वो भी वो दौर है जब वर्ल्ड वॉर लाइक सिचुएशंस है। और मुझे तो ऐसा लगता है, और इसीलिए, और यही एक रीजन है कि एक अलग ही लेवल का गेम चल रहा है। चाइना मालदीव्स के अंदर क्या कर रहा है, अब हम घूम के उस पे आते हैं भैया। मालदीव्स के अंदर असलियत में ये गेम पहले नेपाल में भी खेली थी, केपी शर्मा ओली वाली गवर्नमेंट के फॉर्म में। हमारे यहां 2020 में लोगों ने बहुत शोर मचाया था कि चाइना, नेपाल हाथ से निकल चुका है, नेपाल ऐसा हो गया, चाइना जीत गया, इंडिया हार गया, मोदी सरकार की विदेश नीति फेल हो गई। भैया एग्जैक्टली यही खेल अगर आप देखें तो श्रीलंका में भी तो हुआ था। आप देखिए महिंद्रा राजपक्सा सरकार ने जिस तरीके से इंडिया के साथ बिहेव किया था, आज वही श्रीलंका है। हम्बन राजापक्सा तो बाहर निकल चुके हैं, और हम्बन टोटा के अंदर इतनी हिम्मत, चाइना हम्बन टोटा के ऊपर शिप लैंड करने के लिए श्रीलंका ने साफ मना कर दिया। भैया एग्जैक्टली यही खेल किसी टाइम पर बांग्लादेश में भी तो होता था, खालिदा जिया सरकार जब आ जाती थी वहां पर। और हमें बोलना नहीं चाहिए, एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ बुरी खबर म्यांमार से भी तो है। मणिपुर के अंदर, मतलब मैं तो अब कनेक्ट करते हुए देर लगा था, मणिपुर में जिस तरीके से आग लगी उसके बाद एकदम से म्यांमार जलने लगा, ना कोई खबर ना और कुछ। जिसने मारा वो भी चुप, जिसको चोट लगी वो भी चुप, और जिसको दर्द हुआ वो भी चुप। आप देखो ना म्यांमार में कितनी शांत, मतलब म्यांमार में अंदर मारकाट मची हुई है। रिबेलियस ग्रुप्स अप्रोक्सीमेट 1/3 पार्ट के ऊपर कब्जा कर चुके हैं। म्यांमार सिर्फ हर्टलैंड बचा हुआ, बाकी जो जो भी मतलब बॉर्डर वाला इलाका था सारा हाथ से निकल चुका है आर्मी के। आर्मी चुप है, चाइना चुप है, इंडिया चुप है। भैया कुछ बहुत बड़ी गेम हुई है जिसके अंदर मारकाट मची है, और शायद कोई बदला लिया गया है फिर, और उस दर्द को कोई कहीं बयान नहीं कर पा रहा। जिसका कत्ल हुआ वो चुप है, और जिसको दर्द हुआ उस कत्ल होने का वो भी चुप है, और जिसने किया वो तो चुप है ही है। तो भैया मालदीव्स में भी ऐसा ही कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इंडिया ने एक, देखो टाइम पीरियड तो होता है किसी भी पॉलिटिकल सिनेरियो के अपने अकॉर्डिंग लाने में, तब तक इंडिया ने प्रीएम्प्टिव स्टेप उठा ली। आप आईएनएस जटायु को उठाकर जो जटायु देखेंगे और अगालेगा आइलैंड्स देखेंगे, मालदीव्स को घेर के खड़े हो गए हैं कि चाइना जरा सी आंख उठाएगा और चारों तरफ से धोएंगे पकड़ के। तो अल्टीमेटली, और मैं इस टाइम पर पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि अगर चाइना में यही इंटरनल प्रॉब्लम्स चलती रही, क्योंकि एक चीज देखने लायक है भैया, एक चाइना ने अभी अपना डिफेंस बजट 7.2% बढ़ाया है। लोगों को यह दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे दिखाई दिया कि चाइना की सीसीपी की एक बैठक हुई जिसमें उसने कहा कि हमारी प्रोजेक्टेड ग्रोथ 5% होगी। मेरे लिए 7.2% डिफेंस बजट बढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट 15% की ग्रोथ रेट 5% रह जाना है। उससे बड़ी बात, उससे बड़ी और खतरनाक बात जो वहां पर कुछ उबल रहा है और कुछ पक ऐसा रहा है जिसकी गंध बाहर आ रही है बुरी वाली, कि सड़ रहा है अंदर, वो ये कि शी जिनपिंग ने एक स्टेटमेंट दिया है। शी जिनपिंग ने कहा है कि मिडिल क्लास घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, आई विल हैंडल, हम रिवाइव करेंगे। भैया जब ये शब्द आ रहे हैं ना मिडिल क्लास, देखो गरीबों को कहा जाए घबराओ मत तो वो जेन्युइन बात है कि वो कहीं घबरा तो नहीं रहे। यानी आप उस जो गरीब है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, उसे अबव पॉवर्टी लाइन लाने की कोशिश कर रही है। लेकिन और अमीर आदमी को गवर्नमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती, उसे गवर्नमेंट से डील करना आ जाता है कि गवर्नमेंट मेरे को ये डील दे, मैं गवर्नमेंट को ये करके दूंगा, इतना गवर्नमेंट का हिस्सा होगा टैक्स की फॉर्म में, इतना मेरा हिस्सा होगा मेरे प्रॉफिट की फॉर्म में, भाड़ में जाओ। अगर गवर्नमेंट फालतू बोलेगी वो अपनी फैक्ट्री उठाएगा, दूसरे किसी देश में आके बैठ जाएगा, वहां बिजनेस करेगा, काम खत्म। यही होता है। गरीब आदमी के साथ को सरकार की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, सबसे ज्यादा। गरीब आदमी वो होता है जिसके पास हैंड टू माउथ वाली सिचुएशन होती है और उसको रोटी चाहिए होती है। जैसे हमारे यहाँ
सरकार ने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन बांटने की बात कही है। हालांकि मैं उनको एक बहुत बढ़िया जवाब देना चाहूंगा। मेरी अभी कल परसों बात हुई और ये बात निकल कर आई, मेरे को बहुत अच्छा लगा कि यार 80 करोड़ लोगों को आपने रोजगार देना है, तो असलियत में 80 करोड़ लोगों को अभी भी अगर आप रोटी दे रहे हो, मतलब फ्री अनाज दे रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 80 करोड़ गरीब है। इसका मतलब ये है कि वो 80 करोड़ लोग अगर बिलो पॉवर्टी लाइन क्रॉस करके अबव पॉवर्टी लाइन आ गए हैं, तो उनको अगर ये बेसिक हेल्प नहीं मिली तो हो सकता है वो जरा सा झटका लगते ही दोबारा से बिलो पॉवर्टी लाइन चले जाए, तो उसको ऊपर लाया जाए। तो इसलिए हमें वहां पर देखना पड़ेगा। लेकिन इसका दूसरा पार्ट मैं आपको बताना चाहूंगा भैया। जी। मिडिल क्लास को जब आप वादा करते हैं, क्योंकि मिडिल क्लास एक सेल्फ सफिशिएंट और प्रोग्रेसिव क्लास होती है, होपफुल क्लास होती है, फियरफुल क्लास होती है। होप मतलब यही तो वो क्लास है ना जो कहती है थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। थोड़ा क्या बिल्कुल। है कि भाई रोटी हैंड टू, मतलब रोटी खाने लायक है, हम कुछ सरवाइव कर सकते हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। थोड़े की जरूरत है नहीं, हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन एक डर भी है कि कहीं हम बिलो पॉवर्टी लाइन ना चले जाए। हम्म, जब जब होपफुल होगा मिडिल क्लास, कंट्री तरक्की कर रही है। जब बिल्कुल। जब मिडिल क्लास फ्लैट्स खरीद रहा है, प्रॉपर्टी खरीद रहा है, एसेट्स बिल्डअप कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, गाड़ियां खरीद रहा है, रेस्टोरेंट जा रहा है, एंजॉय कर रहा है, इसका मतलब क्योंकि उसे सरकार, वो तो वही तो टैक्स दे रहा है ना सरकार को, वो पे कर रहा है। उसे सरकार से सिर्फ एक ही गारंटी चाहिए कि भाई आप वो काम करेंगे जिससे मेरी तरक्की हो, तरक्की मैं खुद कर लूंगा। ठीक है, वो जो अच्छे दिन आने वाले हैं, वो वादा मिडिल क्लास को सबसे पहले था। ठीक बात। ये रियलिटी है। उसके बाद का जो भी हुआ वो मिडिल क्लास आज के दिन जिस बीजेपी के साथ मजबूती के साथ ऐसे खड़ा हुआ है कि इसको छोड़ेंगे नहीं। वो एक मजाक की बात है कि अब कहते हैं कि पहले 15 लाख दे के जाओगे तब छोड़ेंगे, वरना नहीं जाने देंगे। वो लेकिन मजाक की बात है, लेकिन रियलिटी क्या है कि मिडिल क्लास प्रोग्रेसिव है, होपफुल है कि मैं अमीर होऊंगा। मैंने सेंट्रो ले लिया तो होंडा सिटी लूंगा, और होंडा सिटी ले हाँ, ली ठीक है बात। तो बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज लूंगा, मैं वो प्रोग्रेस पैदा कर। करूंगा। हाँ, लेकिन जब वो मिडिल क्लास होपलेस हो जाए तो हम्म, इसका मतलब आपकी ग्रोथ का जो इंजन है उसको या तो मरम्मत की जरूरत है, हम्म, या फिर वो ग्रोथ का इंजन घिस चुका है, वो अब मिसिंग मार रहा है, उसको ट्रीटमेंट की जरूरत है। इसका ठीक बात। मतलब ये चैलेंज जो है, ये चैलेंज अगर चाइना फेस कर रहा है तो मुझे मालदीव्स में डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं मालदीव्स की तरफ बाद में देखूंगा। मुइज़ू है, चुटकियों के अंदर जो वो क्रिकेट वो स्ट्राइकर मारता ना खड़ाक, वो एक बार की स्ट्राइक में स्ट्राइकर पता नहीं कहां कहां घूमता फिरता है। मालदीव्स में वो कैरम बोर्ड के अंदर पता नहीं कहां घूमता फिरेगा, वो बाद की बात है। असली मेरा जो देखना है वो चाइना की तरफ देखना है कि भाई चाइना में क्या हो रहा है। क्योंकि अगर हम्म, चाइना के ग्रोथ इंजन में थकावट है और वहां होपलेसनेस है, देखो थकावट अलग चीज है। 2014 तक हमारे यहां थकावट दिख रही थी, और ठीक, कई जगह बिल्कुल। पे होपलेसनेस दिख रही थी, लेकिन हमारे यहां पोटेंशियल था। यहां प्रॉब्लम यह है, और हमने एक सिस्टम चेंज किया, नया बंदा आ गया। चाइना में सिस्टम चेंज नहीं हो पा रहा। चाइना में अगर यूथ कह रहा है ना वी आर द लास्ट जनरेशन, तो भैया वो बहुत पेनफुल है। हमारे यहां कोई नहीं कह रहा कि वी आर द लास्ट जनरेशन। हमारे तो बालक जो हैं वो अभी अपना घर बसाने की तैयारी कर रहे होते हैं, वो माँ बाप बिल्कुल। बनने के, और मतलब कम से कम हम दो, हमारे दो वाले फिलोसफी पे तो है ही है। बिल्कुल ठीक बात। चाइना से गायब हो चुका है ये। हम्म। सोच कर देखिए, चाइना में बच्चों को प्लेवे से निकालना शुरू कर दिया है। 35,000 प्लेवे, किंडर गार्डन बंद हो चुके हैं। कैन यू इमेजिन? तो वो जो प्रॉब्लम्स है ना, मैं उनको अगर देखता हूं तो मुझे चाइना एक अलग लेवल पर नजर आ रहा है। ठीक बात। और वो इसलिए मुझे टेंशन नहीं हो रही, हम्म, मालदीव्स की टेंशन हम्म, नहीं हो रही, मुझे चाइना की तरफ देखना है कि वहां क्या हो रहा है। क्योंकि बिल्कुल चाइना ठीक में बात है। थकान है तो वो पाकिस्तान हम्म, भी, वो नीचे सब ठीक अपने बात आप है। ही वो तो भाग पूरा जाएगा वो जब थकान वो तो होगी तो। पूरा इको बिल्कुल हरमन जी, वो तो पूरा इकोसिस्टम है। और मैंने जब मालदीव के हवाले से चाइना की तरफ की यात्रा आपसे शुरू करी, तो मेरा भी आशय ये था कि मालदीव के लिए तो हमने कहा ना, और पूरे विश्व ने देखा कि एक तस्वीर प्रधानमंत्री की आई और मालदीव अपने ठिकाने लग गया। लेकिन यहाँ पर आपने जो एक बात कही कि
अगर चाइना में स्थिति पाकिस्तान वाली है कि आपने घबराना नहीं है, वो सबको कोट याद होगा, और आप कह रहे हैं कि वहां के मतलब शी कह रहे हैं कि भाई आपने घबराना नहीं है, और 15 से 5% का मामला वहां पर साफ दिखाई दे रहा है जो आपने कहा। ऐसी स्थिति में ये साफ दिखाई दे रहा है कि ड्रैगन तो डूब रहा है। मेरा हरिमोहन जी हमेशा प्रारब्ध के इस मंच पर दुनिया की मैं किसी ग्रह की बात कर लूं, किसी राजनीति की बात कर लूं, आप मुझे मंगल तक लेके चले जाइए, वहां की सारी बात कर लीजिए। मैं कंक्लूजन लास्ट में यही पूछता हूं कि मेरे हिस्से क्या, यानी इस पूरे तमाशे में भारत कहाँ खड़ा है, इसको एड्रेस कीजिए। तो मुझे लगता है कि भारत सारी का समस्या अभी देखिए भैया, एड्रेस हम तभी कर लेंगे जब, मैं तो हमेशा ये चश्मा उतारता हूं और भारत का चश्मा लगा के अंत में आपसे यही पूछता हूं कि हमको क्या मिलेगा, हमारे हिस्से क्या है, क्योंकि अगर ड्रैगन डूब रहा है तो भारत के हिस्से में क्या है। ड्रैगन डूब रहा है और ड्रैगन से अपना अपना सामान लेकर जो भागने वाले हैं वो किनारा ढूंढ रही है। जो ड्रैगन की किसी टाइम पर पीठ पर सवार थे, अमेरिकन और यूरोपियन कंपनियां, वो अपना सामान लेके भागना शुरू कर चुकी है और वो भागकर कोई किनारा ढूंढ रही हैं जिसकी पीठ पर वो सवारी करके आगे बढ़ सके। अब समस्या ये है, या तो उन्हें कोई छोटी मोटी पीठ मिल रही है जैसे वियतनाम वगैरह, क्योंकि डूबता ड्रैगन कब वियतनाम को ले डूबे पता नहीं, ये रियलिटी है। अब वो पूछ रहे हैं इंडिया भैया हम आपकी पीठ पे बैठ जाएं। इंडिया कह रहा है बैठ तो जा, टर्म्स कंडीशंस मेरी होंगी, हमारे हिस्से ये आ रहा है, हमारी टर्म्स कंडीशंस हमारी चलेगी, हम जैसा चाहते हैं वैसा होगा, तो हम इनवाइट करेंगे। टेस्ला इसका बेस्ट एग्जांपल है, टेस्ला जेन्युइनली इसका बेस्ट एग्जांपल है। और बिल्कुल टेस्ला को बिल्कुल। समझना मतलब हमें देखना पड़ेगा, और ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं सेमीकंडक्टर से लेकर दूसरी जिनसे नेगोशिएशन बहुत अच्छे चल रही है। बिल्कुल ठीक इनफैक्ट बात मेरे है। को तो बिल गेट्स का इंडिया आना भी कहीं ना कहीं एक टेढ़ी नजर में नजर आ रहा है, मैं उसको अलग ही लेवल पर देख रहा हूं। लेकिन हाँ ठीक है, अभी मैं उस पर डिस्कस इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि एक डायमेंशन अलग है। लेकिन बिल गेट्स का इंडिया आना, चाय की टपरी पे बैठ के चाय पीना, तो एक इमेज बिल्डिंग है। अंदर खाते इनकी खूब सरपटव्वल हुई है, खूब खेचादानी हुई है, हम्म, अपने वाले दबते हैं नहीं, और सामने वाले को आदत है हमारे यहाँ पर जो भी बैठा हो उसे दबाने की, और ये दबते नहीं। कलेश ये है। आपने देखा बिल ठीक गेट्स आया, आके चला गया, कुछ बात तो ठीक हुई बात है। होगी, लेकिन क्या बात बिल्कुल हुई है ये नहीं पता। वो इसलिए बिल्कुल। नहीं पता क्योंकि चाइना से जो वो करके आए, सीख के आए, वो इंडिया उनको वो परमिशन नहीं दे रहा, हम्म, और इसीलिए आया, चाय पी, दो चार फोटोएं खिंचवाई, बातचीत हुई, बातचीत क्या हुई पता नहीं, और चला गया। ठीक बात। ये मुझे खनक रहा है यहाँ पे भी, और सच में खटक रहा है। अभी मैं और ढूंढने हरिमोहन की जी, कोशिश कर रहा हूँ कि उसमें कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरे दिमाग में घंटियां अलग बज रही हैं, और जब तक वो ठीक बात है। घंटियां सही भाई जी जी। आके क्या करके गया कुछ तो पता लगे, किससे हम्म, मिला, क्या मिला। और मुझे पक्का विश्वास है सरकार ने चार सुना दिए कि दफा हो जाए, तेरे को कुछ नहीं मिलेगा। जो कह रहे हैं वो मानता है तो ठीक है, दफा हो, गेट लॉस्ट, और वो चुपचाप उठ के भाग गया होगा। क्या बात है। और मजे की बात ये देखिए ना कि हमारे एक सेठ की बारात में आया था, और बारात भी छोड़ दीजिए, प्री वेडिंग में आया था। और यहाँ भाई एक चीज साहब, और दर्शकों के सामने भी रख दूं कि ये एक सच है कि चाइना बूढ़ा होता हुआ देश है और भारत युवा देश है। तो ये जो अंतर है उससे अपने आप पता चल जाता है कि अगर कोई देश बूढ़ा हो रहा है और जहां ये कहा जा रहा है कि आपको घबराना नहीं है, यानी बुढ़ोती में घबराहट की बात हो रही है, तो फिर जवान जो देश है, जो कि भारत है, उसके हिस्से क्या आ रहा है, ये आपकी बात से अंदाजा लग गया। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, और बहुत विशेष आप अंत में कुछ कहते हैं, इसका बुढ़ापा, मुझे ध्यान है, इसलिए मैं फिर एक बार छात्र बन जाता हूँ। बुढ़ापा जो है ना भैया, उसमें हाथ कांप रहे होते हैं। घबराहट क्यों होती है कि यार शरीर में जान थी तो मैंने बहुत कुछ किया, पूरी जिंदगी जो कमाया वो डूब रहा है, अब क्या हो। क्योंकि बुढ़ापे में जवानी वाली लाइफस्टाइल को मेंटेन करके रखना सबसे बड़ा चैलेंजिंग काम है। और अब वो जो 40 साल जिन्होंने कमाया, वो अब अपनी सरकार से पूछ रहे होंगे यार हमने 40 साल कमाया,
क्या मिला? ठीक जो बात। हमने कमाया तुमने एक सरफिरेपन के लिए डुबो दिया, श्रीलंका से लेकर दुनिया के 190 140 देशों में जाके। हमें क्या मिला? ना माया मिली, ना राम। पूरी जिंदगी गुलामों की तरह काम किया, सोचा बुढ़ापे में शांति से बैठे रहेंगे। अब वो बुढ़ापा भी तुमने छीन लिया, अब हमारा क्या होगा? ये है हरिवंश जी, चाइना की असली हालत। बिल्कुल आपने एक लाइन में न माया मिली न राम, इसमें आपने चीन के पूरे कलई को खोल के रख दिया। और भारत के लिए भी इसी लाइन को मैं इस्तेमाल करूं कि भारत में अब माया है और भारत में अब राम भी है। तो एक तरफ सवाल ये है कि न माया मिली न राम, भारत में माया भी है यानी बढ़ता हुआ देश है, और राम भी है जी। नहीं भैया, मैं सहमत नहीं हूं। भारत में अच्छा, राम है, क्योंकि जहां राम होगा वहां माया नहीं होगी। माया का मतलब मेरा आर्थिक तरक्की से था। माया आर्थिक तरक्की तो धन धान्य संपन्नता है। माया तो रावण के पास थी, उसने तो खत्म किया था अरे माया नहीं, मैं आपने घबराना को। नहीं है हरिवंश जी, आपने दूसरा, घबराना नहीं है। मेरी माया और का दूसरा, मतलब वो माया नहीं है। दूसरा 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 भैया, हम जो अभी तक रह रहे थे वो कैपिटलिज्म के एरा में रह रहे थे, ठीक बात। जिसमें प्रॉफिट ही सब कुछ था, ठीक बात। मनी ही सब कुछ था। हम जिस टेम्पल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं वो वो वेल्थ। डोनेशन और कंट्रीब्यूशन बेस्ड इकोनॉमी होगी। सर्वधर्म संभाव और सर्वजन हिताय वाली टाइप की बात होगी कि हम सब, मतलब सबका संभाव है और सबका ही भला हो। बिल्कुल तो हम उसकी अगर बात करें तो राम राज्य वही है बिल्कुल कि बिल्कुल। अभी तक हमने प्रॉफिट बेस्ड सोसाइटी देखी, जिसमें हम हर चीज को किल कर रहे हैं। अब हम डोनेशन और प्रिजर्वेशन बेस्ड सोसाइटी देखेंगे, जिसमें सबका सम्मान करके चलेंगे। तो जब बिल्कुल जहां ठीक बात। राम है वहां ये सोसाइटी चलेगी। और बिल्कुल ठीक राम बात। का मतलब ही ये है। और हम अगले बिल्कुल 5 7 10 साल में देखेंगे कि हमारी ये इकोनॉमी का जो लेवल होगा वो अलग होगा। वो ब्रूटल कंपटीशन नहीं होगा, क्या नाम है, कंपनीज के बीच का, जिसके अंदर हम्म, प्रॉफिट ही सब कुछ होगा। यहां आपको दिखेगा कि कहीं ना कहीं डोनेशन बेस्ड होगा। जो हमारे पुराने जो बनिए हम्म, होते थे वो हम्म। सेठ होते थे, वही अपना नगर सेठ नगर के जो सारे हमारी काम टेम्पल करवा देते इकोनॉमी थे। होती थी, बिल्कुल ठीक हाँ, बात। वो सारी की सारी अपने जो, मतलब एक बात है, ये टाटा यही तो करता है, अंबानी ठीक यही बात तो कर रहे हैं, अडानी है, यही तो बिरला कर जी रहे हैं, यही तो किया। कॉर्पोरेट सोशल ठीक बात। सारी चीजें यही कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। ठीक है, नगर सेठ वगैरह टाइप के हैं ये लोग, और हर गांव हर जगह पे, और वही चीज दोबारा से उभर के आ रही है। और मैं सच बता रहा हूं, जो वाइब्रेशन वाइब्स ऑफ अयोध्या है, वो मैं तो हमारी सोसाइटी में धीरे धीरे नोटिस कर पा रहा हूं, क्योंकि मैं जब चीज देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज समथिंग। और भैया सच बता रहा हूं, या तो आंखों में आंसू थे जब हमारी प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, लेकिन 14 फरवरी का दिन तो एक अलग था, जब यूएई की धरती पर वहां पर मंदिर निर्माण हुआ, और वहां उस दिन सूखी बंजर धरती पर तूफानी बारिश हुई कि ले भाई, तुम्हारे ठीक यहाँ की बात। भी कायाकल्प करेंगे। बिल्कुल ठीक बात है। और यहीं आके ये बात खड़ी हो जाती है कि साहब, भारत युवाओं का देश है और भारत राम का देश है, भारत कृष्ण का देश है, भारत शिव का देश है। जब मैं कृष्ण और शिव कहता हूं तो बहुत सारे लोग दूसरी तरफ सोच रहे होंगे। खैर, सोचना वहां भी वाजिब है, वो सारी चीजें होंगी। और इस सब के बीच में सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ड्रैगन डूब रहा है, या हमारा कोई नेगेटिव, हमारा कोई अकुशल चाहने वाला अगर परेशानी में है, तो इसमें कई बार लोगों का होता है कि अरे नहीं नहीं, किसी को दुखी मत देखिए। अरे साहब, क्यों नहीं दुखी देखें? क्यों नहीं दुखी देखें? भारत को इस स्थिति में खड़ा होना है। अंतिम टिप्पणी आपकी, मैं चाहूंगा कि आप इस टिप्पणी से इस आज की चर्चा का समापन करें जी। टिप्पणी यही है कि हम एक कंपटीशन के उस फेज में आ चुके हैं जहां गाड़ी हमने थोड़ी सी आगे निकाल ली है। हमारी रेस अब हमारे जो सबसे चिर प्रतिद्वंदी था उससे थोड़ी सी ज्यादा है। और 2050 तक अगर हमारी ये रेस बनी रही तो हमें विश्व गुरु का जो सपना है और दुनिया को लीड करने का जो हमारे पास एक कैलिबर है, उससे कोई नहीं रोक सकता। और इतना पक्का है, अगले 20 25 साल की लड़ाई असलियत में पुराना जो एक इकोनॉमिक सिस्टम वेस्टर्न पैटर्न पर था, कंपटीशन और
कैपिटलिस्टिक बेस्ड सिस्टम पर था, उसका उससे वो सारा धराशायी हो रहा है और वो इंडिया में आकर खत्म हो रहा है और इंडिया से के सामने घुटने टेकता हुआ वो इस टाइम पर नजर आ रहा है। जैसे जैसे ठीक बात। इंडिया बढ़ेगा वेस्टर्न इकोनॉमिक सिस्टम ध्वस्त हो रहा है। बस हमें 2050 तक, वैसे तो मुझे अपने राम पर पूरा भरोसा है, लेकिन 2050 तक हमें अपनी स्पेस को बनाए रखना है और जो लीडरशिप है उसको सपोर्ट किए रखना है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस लीडरशिप में कोई प्रॉब्लम है। और हाँ, अगर कोई बेटर ऑप्शन है, मोदी मैक्स प्रो समथिंग कोई है, तो आप सजेस्ट कीजिए। एटलीस्ट वो राहुल गांधी केजरीवाल वगैरह में तो मेरे को दिखाई नहीं देता और लालू कौन सा प्रसाद नाम भी ले बिल्कुल लिया नहीं। आपने? बिल्कुल ठीक बात है, कौन सा नाम आपने ले लिया। और जब हम 2024 के मुहाने पकड़े हैं, तो मुझे लगता है कि आपने जो बेहद महत्वपूर्ण बात की, हल्का फुल्का क्षण जरूर बीच में आया। चलते चलते अंत में मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि हरिमोहन जी की बात से जो कुछ भी समझ में आया, और फैक्चुअल, हरिमोहन जी ने कोई भाषण नहीं दिया, कोई फैक्चुअल चीज और अपने आप इस मोड़ पर ले आए उस पूरी बातचीत को, हमारी आज की चर्चा को, कि अंततः सनातन की शरण में पूरा विश्व आ रहा है और सनातन की धरती भारत है। और भारत ने कभी अपना विस्तारीकरण दूसरे मरहले से नहीं किया, दूसरे लिहाज से नहीं किया। हाँ, विश्व गुरु बनना है, विश्व गुरु हम थे और बनना नहीं है, हमको वो तमगा वापस लेना है और सनातन ही पूरे विश्व को वो राह दिखाएगा और उसकी धमक पूरे विश्व में दिखाई दे रही है। हरिमोहन जी, आपने इतनी शॉर्ट नोटिस पे हमें समय दिया और प्रारंभ पर आज आपने मुझे एक शिक्षक की तरह गाइड किया, और मैंने शुरू में ही दर्शकों को कहा था कि आज तो मैं क्लास अटेंड करूंगा हरिमोहन जी की। आज मेरे पास कोई सवाल नहीं थे। दर्शक कम से कम आज के इस वीडियो में मुझे डांटेंगे नहीं कि आप अपने गेस्ट को बीच बीच में टोक देते हैं, अपने सवाल में उलझाते हैं। ऐसी कोई शिकायत आज कम से कम दर्शकों को नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं आज एक शिक्षक के सामने स्टूडेंट बन के खड़ा था, स्टूडेंट बन के बैठा था। और क्या खूब, ये वीडियो खत्म ही नहीं करने का मन कर रहा है, लेकिन क्या करें, एक बाध्यता है। हरिमोहन जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, आज का ये चर्चा कैसा रहा, ये बातचीत कैसी रही, ये बतकही कैसी रही, इसके क्या और मायने आप समझते हैं, वीडियो के नीचे जरूर बताइएगा। आप हमेशा बताते रहे, आपका अधिकार है कि हमारा कान खींचिए और हमें बताइए कि ऐसा नहीं वैसा, वैसा नहीं ऐसा। तो हमें और हरिमोहन जी दोनों को आज की इस चर्चा को समाप्त करने की आज्ञा दीजिए, और इसी के साथ हमारे और हरिमोहन जी दोनों की तरफ से आप सभी को प्रणाम, नमस्कार। नमस्कार भैया।